ये हमारा तीसरा लेक्चर है सी सैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, अर्थात सी सैट पठन बोध का ये तीसरा लेक्चर है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी से 2 मिनट में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है इस संदर्भ में, इस टॉपिक पे, और उसके बाद आज की चर्चा से शुरुआत करते हैं। लेक्चर 1 से लेके अब तक हमने ये देखा और ये जाना, थैंक यू सो मच, ये देखा और ये जाना कि सीसैट अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सामान्य ज्ञान पेपर 2 यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में होने वाला आपका जीएस पेपर 2 कहलाता है, सी सैट कहलाता है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, गणित पे आधारित, तार्किक बौद्धिमता पे आधारित, डेटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों पे आधारित, स्टेटमेंट असर्शन पे आधारित, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खंड है इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पठन बोध गम्यता। पठन बोध, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पठन बोध गम्यता। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि पेपर 200 नंबर का होता है और पेपर में आते हैं 80 प्रश्न, लेकिन टोटल 80 प्रश्नों में से सिर्फ पठन बोध पे ही अकेले तकरीबन 27 से 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यानी पठन बोध या कॉम्प्रिहेंशन इस पेपर का एक बेहद महत्वपूर्ण खंड है। ठीक है, अगर इतना महत्वपूर्ण खंड है तो फिर इसकी तैयारी कैसे की जाए? तो तैयारी कुछ इस प्रकार से की जाए कि हमने जाना कि कैसे यहाँ आपको कई सारे छोटे छोटे परिच्छेद देखने को मिलेंगे, लेकिन उन सभी परिच्छेदों में आप ढूंढेंगे मुख्य विचार या मेन आइडिया कि परिच्छेद क्यों लिखा गया, लेखक का इरादा था क्या इस परिच्छेद के पीछे। ये समझने के बाद आप 3 प्रकार के क्वेश्चंस यहां हल करेंगे। एक होगा पीबीक्यू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, परिच्छेद आधारित प्रश्न। दूसरा होगा टीबीक्यू थीम बेस्ड क्वेश्चन यानी मुख्य विचार आधारित प्रश्न। और आखिरी होगा आईबीक्यू अनुमान या निष्कर्ष आधारित प्रश्न। सबसे मुश्किल, सबसे कठिन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे सरल और आसान है पीबीक्यू परिच्छेद आधारित प्रश्न। इसके उत्तर डायरेक्ट परिच्छेद में दिख जाते हैं, साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट। लेकिन टीबीक्यू में आप निकालेंगे परिच्छेद का कारण कि परिच्छेद लिखा ही क्यों गया है, और लास्ट में आईबीक्यू में परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात आप समझेंगे कि इसका क्या तार्किक निष्कर्ष हो सकता है, क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, किस निर्णय पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे ये भी हमने जाना है। टीबीक्यू और आईबीक्यू पूरे परिच्छेद पे आधारित होते हैं, पूरे परिच्छेद पे बेस्ड होते हैं। पीबीक्यू परिच्छेद के किसी एक सेंटेंस या किसी एक लाइन पे आधारित होता है और बहुत ही सीधा साधा प्रश्न होता है। टीबीक्यू पूछता है परिच्छेद का सार बताइए, परिच्छेद का मुख्य विचार बताइए, परिच्छेद का केंद्रीय विचार बताइए, या वो पूछेगा कि परिच्छेद का क्रांतिक संदेश क्या है। लेकिन आईबीक्यू क्या पूछेगा? आईबीक्यू पूछता है परिच्छेद का उपनिगमन, निर्णायक तार्किक निष्कर्ष या अनुमान, या पूछेगा कि लेखक का क्या मत है, लेखक क्या चाहता है। इस प्रकार आप डिफरेंशिएट करेंगे तीनों प्रश्नों में। तो मैंने आपसे कहा कि क्योंकि आईबीक्यू और टीबीक्यू हल करना कठिन है, तो मैं आपको दूंगी 4 गोल्डन या स्वर्ण तकनीकें। सबसे पहली टेक्निक थी एक्सट्रीम शब्द, यानी किसी भी परिच्छेद के ऑप्शंस में अगर एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल हो, जैसे कि केवल या सिर्फ, हमेशा, कभी नहीं, कोई नहीं, सब
सब, सभी या समस्त, और या फिर हर या प्रत्येक। तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत ही होगा, वो कभी सही नहीं होगा। दूसरी टेक्निक थी कि कोई भी आंसर ऑप्शन या कोई भी विकल्प, जैसा कि यहां अगर परिच्छेद के बाहर की बात कर रहा है, परिच्छेद के बाहर के संदर्भ की बात कर रहा है, परिच्छेद से बिल्कुल हटके है, परिच्छेद से रिलेटेड नहीं है, तो वो पक्का गलत है। फिर तो उसको काट के फेंक दें, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो कभी सही नहीं होगा। दो क्या, सारे ऑप्शन यहां सही हो सकते हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको सही गलत नहीं निकालना, आपको निकालना है सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा परिच्छेद से मिलता जुलता प्रासंगिक ऑप्शन। कोई क्वेश्चन सीसैट का ये नहीं कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है, कभी नहीं कहता। साफ साफ कहता है कि क्या परिच्छेद का क्रांतिक संदेश है, या क्या परिच्छेद का निष्कर्ष है, या क्या यहाँ का निर्णायक अनुमान है, या क्या परिच्छेद का सार है। कभी नहीं कहेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इसीलिए तो ये कंफ्यूजिंग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि बाहर की बात को करना वर्जित है। कोई ऑप्शन अगर बाहर की बात करे उसको निकाल फेंकिए। 2020 का ये आपके सामने दिया गया सैंपल क्वेश्चन यूपीएससी का, इस परिच्छेद में मैंने आपको बताया था बेटा कि 2020 में अधिकतर बच्चों ने पहला ऑप्शन क्लिक किया, रामसार कन्वेंशन, रामसार समझौता। क्यों? क्योंकि परिच्छेद आर्द्र भूमि पर था। उन्होंने जनरल नॉलेज का इस्तेमाल किया और नहीं, गलत हो गया, क्योंकि रामसार कन्वेंशन परिच्छेद में कहीं नहीं था बेटा। इसीलिए जो चीज परिच्छेद से बाहर, वो बिल्कुल गलत। सही बात है, ठीक। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर परिच्छेद में पढ़ते समय आप इस शब्द को देखें, छोटी मात्रा वाला की, तो इसके बाद आने वाली लाइन या इसके बाद आने वाला सेंटेंस बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा आपको उत्तर की ओर ले जाएगा, हमेशा। इसीलिए रूल नंबर 3 है कि की शब्द के बाद जो भी लाइन आए वो हमेशा आपको आंसर तक पहुंचाएगी। उस पर बहुत ध्यान दीजिए। जैसे ये परिच्छेद एस्टोनिया वाला, की के बाद क्या लिखा था? कि इसकी घातक यात्रा के दिन इसका पूरा निरीक्षण किया गया था, और अगर आप ध्यान से देखते तो यही इसका उत्तर भी था, इसकी घातक यात्रा के दिन इसका निरीक्षण किया गया था। इसी प्रकार हमने चौथा रूल भी देखा यहाँ, और चौथा रूल था कि अगर किसी परिच्छेद को पढ़ते वक्त परिच्छेद के अंदर आप स्ट्रक्चर शब्द को देखते हैं, स्ट्रक्चर शब्द जैसे कि इस प्रकार, अतः, परंतु, जब तक, क्योंकि, इसके अलावा, तथापि, इसलिए, ये सारे स्ट्रक्चर वर्ड हैं, क्योंकि ये परिच्छेद के भाव को बदल देते हैं, परिच्छेद के बहाव को, प्रवाह को पलट के रख देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी शब्दों को यथासंभव याद करने का प्रयास करें। सारे ना कर सके तो कम से कम 4 या 5 तो याद रखें। जैसे परंतु बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी है, अतः बहुत जरूरी है, और एट द एंड ऑफ द डे तथापि बहुत जरूरी है। ये बहुत कॉमनली आते हैं सीसैट के पैसेजेस में। तो इनके बाद आने वाली लाइन, इन सभी स्ट्रक्चर शब्दों के बाद आने वाली लाइन, कितनी लाइन? कम से कम 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फिर से एक बार उत्तर तक पहुंचाएंगी, आंसर तक ले जाएंगी। तथापि का मतलब है बेटा हाउ एवर, जब लेखक अपनी बात बदल देता है। मैंने सोचा था कि कल बारिश होगी, तथापि आज तो चटक धूप निकल गई। मैंने सोचा था कि आज लंबी सैर पे जाऊंगी, तथापि आज तो बिल्कुल शक्ति नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और सुस्ता लूं। जबकि, वेरी गुड, जबकि, ठीक है, कुछ होने के बावजूद। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर वर्ड तक क्लियर है बच्चों को, तो एक आखिरी ऑप्शन था जो मुझसे पहले हमारी एक स्टूडेंट ने खुद ही कह दिया था और पोल खोल दी थी, और मुझे बताना हुआ पड़ा था कि एक और रूल है, आधा रूल। और ये आधा रूल इस प्रकार है कि कोई भी परिच्छेद जब आप पढ़े तो उसके जो लास्ट की 3 पंक्तियां होती हैं, 3 लाइंस लास्ट में,
किसी भी परिच्छेद में आखिरी की 3 लाइनें काफी निर्णायक होती हैं। उनको हमेशा ध्यान से देखें क्योंकि वो भी आपको बेटा उत्तर तक ले जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि पैसेज को बार-बार नहीं पढ़ना है। अभी से आदत डालिए। आज से आदत डालिए कि किसी पैसेज को एक बार से ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। अगर कुछ भूल गए तो सिर्फ उन लाइंस को पढ़िएगा जो रूल नंबर 3 की के बाद आए, या रूल नंबर 4 स्ट्रक्चर शब्द के बाद आए, या रूल नंबर हाफ परिच्छेद की आखिरी 3 लाइन हो। पूरा परिच्छेद दोबारा कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। परिच्छेद बिल्कुल रीजनिंग है। ये तार्किक क्षमता का अध्ययन है। यहाँ कोई हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है बच्चे। यहां तक सबको क्लियर है। कोई समस्या तो नहीं है। ये भी मैंने कहा था कि आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पैसे और समय बर्बाद मत करिए। अगर कोई आपसे कहता है मॉक टेस्ट करो, गलत बात है, मत करिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आरसी के ऊपर कोई बच्चा किताब मत खरीदो। निबंध के लिए कोई बच्चा किताब ना खरीदे। पेपर ए और पेपर बी कंपलसरी अनिवार्य भाषा पत्र के लिए कभी किताब मत खरीदना। कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। अगर सच में सुधार करने की बहुत इच्छा है तो मैंने पहले भी कहा है, ये सारे यूपीएससी सी सैट के परिच्छेद हूबहू टीप के उठाए जाते हैं। हिंदू अखबार से, इंडियन एक्सप्रेस से, इकोनॉमिक टाइम्स से, योजना मैगजीन से हूबहू टीप लेते हैं ये लोग। उन्हीं के 4-5 लाइन निकाल के। सच में पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना है, अपनी शब्दावली का विस्तार करना है तो ये सारे सूत्र पढ़िए, आपको डबल फायदा होगा। करंट अफेयर्स से भी वाकिफ हो जाएंगे और पैसेजेस भी जल्दी समझ में आने लगेंगे। अधिकतर पैसेज यहाँ करंट अफेयर्स पे आधारित हैं, अर्थात जो इस साल हो रहा है, चाहे महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे विश्व युद्ध का मुद्दा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, चाहे जाति पे जनगणना का मुद्दा हो, ये सारे परिच्छेद में कहीं ना कहीं प्रतिलिखित हो जाएंगे अगले साल। तो इसीलिए जरूर प्रिपेयर्ड रहें बच्चे। ऐसे के लिए आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप बेझिझक मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कल लास्ट लेक्चर के दिन अपना ईमेल आपको देके जाऊंगी। फील फ्री टू मेल मी। मैं ये वादा नहीं करती कि 100 में से 100 मेल्स का मैं तुरंत जवाब देने में सक्षम हूं। शायद इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है, लेकिन विद इन 3-4 डेज आपको जवाब अवश्य दूंगी। अगर मिली नहीं मिली मुझे तो बात और है, वो अफसोस की बात है, लेकिन मिलेगी तो अवश्य उत्तर दूंगी। उसको लेके भी जो गाइडेंस मुझसे बन पड़ेगी मैं आपको जरूर दूंगी। अच्छा, आज ही लेक्चर के एंड में मेल दे दूंगी, ठीक? जैसा आप कहें। ठीक है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। कमर कस के तैयार है सब? अच्छे से खा पी के आए हैं सब? इस बात के लिए हर एक का मन प्रिपेयर्ड है कि आज बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होने वाली है यहाँ पर। कोई थकान नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई नींद नहीं, कोई सुस्ताना नहीं। आज हमारा थर्ड सेशन है। देखते देखते समय कैसे उड़ जाता है। देखते देखते आज तीसरा क्लास हो गया, कल आखिरी क्लास है। आज मेरी आपसे अपेक्षा है कि कम से कम आज आप डट के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस का ही फल मिलता है। तो चलिए प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। 7 बजे तक कमर कस के प्रैक्टिस करेंगे। ब्रेक लेंगे, हाँ समय तो बहुत जल्दी उड़ता है। ब्रेक लेंगे, फिर कस के प्रैक्टिस करेंगे, और कल भी प्रैक्टिस करेंगे, और आखिरी के आधे घंटे में सिर्फ बातचीत करेंगे, जो मैं हमेशा करती हूँ। तैयारी के बारे में, निबंध के बारे में, आप जो चाहें उसके बारे में। ठीक है? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले त्योहार की। भगवान करे आप सब आईएएस बने, आईपीएस बने, और हमारा नाम रोशन करे। मेरी यही प्रार्थना है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां से हमने छोड़ा था, और ये एक बहुत ही 2018 का मजेदार किस्म का पैसेज है। ठीक है? हमेशा है प्रार्थना और आशीर्वाद दोनों। भगवान करे मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे एक दिन आईएएस आईपीएस बने और सबका नाम रोशन करे। यही शुभकामना आपके लिए। ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं 2018 यूपीएससी के इस परिच्छेद से। बच्चे ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस की शुरुआत करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। निहितार्थ का मतलब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। शाबाश।
तार्किक निष्कर्ष। क्यों लिखा गया परिच्छेद? अपने मन से कुछ मत सोचें। 27% बच्चे कहते हैं ए, जो कि सही उत्तर है, लेकिन मेजॉरिटी ने गलत उत्तर दे दिया। मेजॉरिटी कहती है आंसर बी है। बताइए क्या किया जाए? 45%। अच्छा, सी 15%, डी 13%, और सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ए इसका सही उत्तर है भाई साहब। अब क्यों इसका सही उत्तर है, चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, होता है, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। साफ सी बात है, क्वेश्चन एक आईबीक्यू था। परिच्छेद के सारे साक्ष्यों को देखते हुए एक तार्किक कंक्लूजन निकालना था कि क्या कहना चाहता है लेखक। कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, लेकिन सभी बड़ी चीजों के साथ ऐसा ही है। उन संकटों से दूर हटके परे, जिनके द्वारा ये वर्तमान को डराता है, एक संभावित, प्लीज एक एक शब्द पे ध्यान दें, एक संभावित सुखी विश्व है, जो कि रूल नंबर 3 की के बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट, जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है, का भविष्य निरूपण करता है। निरूपण का क्या मतलब होता है? विजन। और विजन का क्या मतलब होता है? मेरा विजन है कि एक दिन भारत सबसे महान देश बने। तो ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा सपना है ना। सपना है जो और किसी से नहीं हो सकता। विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय यानी गलत सलत परिणाम हो सकते हो, वह अपनी विशेष प्रवृत्ति, अपने विशेष नेचर में एक मुक्तिदाता है। क्यों मुक्तिदाता है? क्योंकि वो हमको एक सपना दिखाता है जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, बीमारियां ना हो और गरीबी ना हो। विज्ञान हमको ये सब उपलब्ध करा सकता है, ऐसी वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता है इसके साथ भी कुछ संकट है, लेकिन हर चीज के साथ है ना। लेकिन उसके संकटों से दूर जाके देखें तो ये एक संभावित ना। संभावित का क्या मतलब है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संभावित? संभव। संभव का क्या मतलब होता है? संभव का क्या मतलब होता है? संभावना, पॉसिबिलिटी। वेरी गुड। तो क्या पॉसिबिलिटी कोई गारंटी होती है? पॉसिबिलिटी कोई गारंटी होती है? शायद ऐसा हो सकता हो, तो वो कोई गारंटी वारंटी नहीं देता। लेकिन विज्ञान एक ऐसा सपना संभव करा सकता है जिसमें लड़ाई झगड़ा बीमारी हारी गरीबी ना हो, और ये एक विज्ञान के लिए भविष्य का स्वप्न है, एक सपना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। सबसे महत्वपूर्ण यानी ऑल्दो इस पैसेज के कई निहितार्थ हो सकते हैं, जैसा कि आपने पूछा था, ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कौन सा सही है। क्वेश्चन ने कहा कौन सा सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, एक्सट्रीमली मोस्ट करेक्ट निहितार्थ है। इन्फरेंस ए, सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। बिल्कुल है। पैसेज के साक्ष्य उठाइए। साक्ष्य नंबर 1, उन संकटों के परे जिनसे ये वर्तमान को डराता है, एक संभावित सुखी विश्व है। संभव, पॉसिबिलिटी। क्लू नंबर 2, जो कि गरीबी रहित, युद्ध रहित, रोग मुक्त है, का भविष्य निरूपण करता है। निरूपण यानी स्वप्न, विजन देखता है। वो अपनी विशेष प्रवृत्ति में एक मुक्तिदाता है। सबको जोड़ के यस, साइंस हमको एक खुशहाल भविष्य का सपना दिखाती है। बी, विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन ये अकेला बड़ा संकट भी है। मैं जानना चाहूंगी मेजोरिटी से, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों ने बी क्लिक किया है, जरा ये बताने की दया करें मुझ पे बेटा कि क्या परिच्छेद ने कहीं पर यह बोला है कि विज्ञान अकेला बड़ा संकट है इस दुनिया को डराने वाला? पहले ये बताइए मुझे। नहीं, आपकी बात लॉजिकल है अपनी जगह, पॉजिटिव वाली, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि कहां लिखा है कि विज्ञान अकेला सबसे बड़ा संकट है? तो बहुत बड़ी बात है ये बोलना कि विज्ञान अकेला बड़ा संकट है, ये तो बहुत अजीब सी बात है। मुझे नहीं लगता कि परिच्छेद ने इतनी एक्सट्रीम बात की है। एक होता है एक्सट्रीम वर्ड, रूल नंबर 1, एक होता है अपना, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो परिच्छेद ने कहां पर इतनी एक्सट्रीम बात की है कि विज्ञान
सबसे बड़ा संकट है, या सुखी विश्व का निर्माण बस विज्ञान ही कर सकता है, विज्ञान ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। पैसेज तो कहता है कि विज्ञान एक सुखी विश्व का विजन दिखाता है, सपना दिखाता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, विज्ञान ही सबसे बड़ा संकट भी है और विज्ञान ही सुखी विश्व का निर्माण करेगा। वही वही अपने मन से एक बात जोड़ दी। मैं यही बात कहना चाहती हूं डे वन से लेके आज तक, कि अपने मन से हम क्यों कुछ कहें, हमको किसने हक दिया? कॉम्प्रिहेंशन ने कभी नहीं दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपके हाथ में हथकड़ी बंधी है, यू डोंट हैव द फ्रीडम। आपको स्वतंत्रता नहीं है अपना तर्क लगाने की, अपने मन से कोई चीज इमेजिन करने की, और आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सबसे बड़ा संकट है, लेकिन पैसेज ने ऐसा कहीं नहीं कहा। मेरे से पूछे तो अप्रासंगिक है, रूल नंबर 2, बिल्कुल बाहरी बात हो गई। 3, विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है। अच्छा, फिर से बताइए, पैसेज ने ये बात कही, कहां कही है? कहां कही है ये बात? एक संभवित सुखी विश्व का भविष्य निरूपण करता है, एक मुक्तिदाता है अपनी प्रवृत्ति में, अपनी प्रकृति में। ये कहां कह दिया कि इसके बगैर सुखी विश्व संभव नहीं है? रूल नंबर 2, रूल नंबर ऑप्शन नंबर डी, सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान हो या ना हो। इतनी नकारात्मक बात परिच्छेद ने कहा करी, जरा मुझे भी दिखाने की दया बरसाएं, कृपा करें गरीब पे, मेरा भी मार्गदर्शन करें। कहां लिखा है बच्चे? सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान हो या ना हो। वेरी गुड क्वेश्चन। तो फिर तीसरी लाइन का मतलब क्या है, जहां लिखा है किसी और से नहीं हो सकता? आइए तीसरी लाइन का आकलन करें। बेटा, तीसरी लाइन साफ साफ कहती है, उन संकटों के परे जिनसे यह वर्तमान को डराता है। ध्यान से सुनिए, एक संभावित, एक पॉसिबल सुखी विश्व जो कि गरीबी, युद्ध और रोग मुक्त है, का भविष्य विजन करता है, निरूपण करता है, जो और किसी से नहीं हो सकता। अर्थात कोई और इतना बढ़िया निरूपण नहीं कर सकता, कोई और इतना अच्छा सपना नहीं दिखा सकता, कोई और ऐसा विजन नहीं बना सकता जो साइंस बना सकती है। ये तो नहीं लिखा है, ये तो नहीं लिखा है कि विज्ञान ही सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है। गारंटी पैसेज दे कब रहा है? जब भी हमने सपने की, एक बात होती है मैं एक दिन इस देश को बदल दूंगी, गारंटी है मेरी। एक बात है मेरा सपना है कि एक दिन मैं देश बदल सकूं, दोनों बातों में अंतर है। पहली बात में बहुत ज्यादा रौब है, पहली बात में बहुत ज्यादा गारंटी है, दूसरी बात एक सपना है, एक एक मेरी इच्छा है। दोनों सेम बात नहीं है, समझे आप बात को? गरीब तो कोई कहीं से भी हो सकता है, राज्य का इससे क्या लेना देना। सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान होना हो। आप जानते हैं ये परिच्छेद के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है। रूल नंबर 2, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। ए बिल्कुल लॉजिकल है, क्यों? क्योंकि यस, मैच द फॉलोइंग, संभवित सपना, निरूपण सपना, यानी कहीं ना कहीं उत्तर परिच्छेद में ही छिपा होता है, आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, डन। अब ये बताइए, सबको आंसर समझ में आया तो हम आगे बढ़े, वरना रिपीट टेलीकास्ट किया जाए। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, अवसाद, तनाव, गुस्सा, आंदोलन? अब ये कैसा उत्तर है, यस मैम, नो मैम? क्या मतलब, यस भी नहीं भी? मिक्स्ड फीलिंग्स आ गई। सरल दिखने वाला पैसेज कई बार अपने साथ एक बहुत मुश्किल प्रश्न लेके आता है। यही यूपीएससी सीसैट की विशेषता भी है, कि कई बार आसान दिखने वाले पैसेजेस में भी क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको अपने मन से सबसे पहले तो ये डर हटाना पड़ेगा कि ये यूपीएससी का दे रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती होगा। ऐसा नहीं है। अगर मन से डर और भय को हटा के शांत और दिमाग और चित्त से आगे बढ़ें, तो पैसेज में ही कहीं ना कहीं उत्तर छिपा होता है, पक्का होता है। यही ढूंढना है आपको। आंदोलन ही फील कर रहे हैं?
यूपीएससी के प्रति आंदोलनीय महसूस कर रहे हैं। मेरी क्या गलती इसमें? ये तो यूपीएससी ने किया है। ठीक है, थोड़ा टाइम भी बढ़ा दूँगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक और पैसेज करते हैं, ये करके देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक और बात आपसे करनी थी कि कैसे अपने कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को बढ़ाएँ, तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं, मे बी आज के लेक्चर के बाद या कल, ये थोड़ा बाहर से बात हो गई। पहले पैसेज पर ही वापस चलते हैं। चलिए जी, तो ये रहा 2013 का पैसेज आपके सामने, बड़ा प्यारा पैसेज है। थैंक यू, बड़ा प्यारा पैसेज है। लंबा है लेकिन बहुत प्यारा है। ध्यान से मैं ज्यादा टाइम दूंगी, टेंशन मत लीजिए। ध्यान से पैसेज पढ़िए, टॉप टू बॉटम रूल्स लगाते हुए। आसान है लेकिन घुमावदार है। ऑल द बेस्ट। विशुद्ध मतलब अति शुद्ध, वेरी प्योर। बेटा, पैसेज में एक्सट्रीम वर्ड का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? इस पे आप ध्यान मत दो। एक सेकंड और दीजिए, हर एक के पढ़ने की स्पीड थोड़ी अलग है, बस एक मिनट। सिर्फ एक बार पढ़िए, प्रॉपरली पढ़िए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्रश्न है ये? बहुत ध्यान से उत्तर दे। शाबाश बेटा, वेरी गुड। इट्स अ पीबीक्यू ना बेटा, पीबीक्यू। क्यों पीबीक्यू नहीं, क्यों आईबीक्यू क्यों लग रहा है बच्चों को? परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मनुष्य के दुखों के कारण के रूप में सर्वाधिक संभावित सत्य है? एक पर्टिकुलर बात पूछी है पैसेज के अंदर से, डायरेक्ट क्वेश्चन। इट्स अ पीबीक्यू, यानी उत्तर भी डायरेक्ट होना चाहिए। एक बार पैसेज देख लें। ऑप्शंस देखिए। टाइम की कोई समस्या नहीं है, इट इज ओनली अबाउट एक्यूरेसी। कोई बात नहीं, देख लिया मैंने।
पीबीक्यू यानी डायरेक्ट उत्तर। हमें थोड़ी सोचना है, पैसेज ही बताएगा उत्तर, आप क्यों सोचोगे? अब क्या करूं? अब क्या करूं? बीपी की मरीज बनने वाली हूं मैं। मेजोरिटी डी 47%, 35% बी सही उत्तर, 6% ए, 11% सी, और 45 बच्चों ने हमारे अटेम्प्ट नहीं किया। बीपी शुगर ना हो जाए कहीं कल तक। ये क्या हो गया? ये तो पीबीक्यू था, इसमें क्या गड़बड़ हो गई? चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। कहीं ना कहीं ज्यादा सोच लिया है मुझे लग रहा है, या डर गए हैं या कुछ तो हुआ है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के दुख के कारण के रूप में सबसे ज्यादा संभव सत्य है, यानी क्यों है मनुष्य को दुख? तो आंसर भी तो पैसेज देगा। ए, समाज में व्याप्त बुरी आर्थिक और सामाजिक दशाएं। ठीक है, क्या पैसेज ने ऐसा कहीं पर भी बोला है कि समाज में जो एग्जिस्ट कर रही हैं बुरी सामाजिक और आर्थिक दशाएं, इस कारण इंसान दुखी है? विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। भौतिक सहायता, फिजिकल हेल्प, खाना पीना देना, रुपया पैसा देना, किसी को उठा देना, किसी की देख रेख कर लेना, इससे नहीं मिटेंगे दुख। फिर क्या होगा? जब तक कि रूल नंबर 3 की के बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का स्वभाव ना बदले, उसकी भौतिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स, मटेरियलिस्टिक जरूरतें सदैव बढ़ती रहेंगी और दुखों को सदा अनुभव किया जाता रहेगा, और भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर न कर सकेगी। समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र साधन है कि मनुष्य जाति को विशुद्ध बनाया जाए, अर्थात इंसान अगर शुद्ध हो जाए तो यही अकेला सॉल्यूशन है। साफ कह रहा है पैसेज। समस्या कौन सी समस्या? विश्व के दुख। दुखों को ठीक करने का एक ही सॉल्यूशन है कि इंसान की जाति, मानव जाति शुद्ध हो जाए। अज्ञानता बुराई की जननी है, मां है, और सभी दुखों की भी जिन्हें हम देखते हैं, मनुष्य को प्रकाश मिले, उसका मार्गदर्शन हो, वो विशुद्ध बने, प्योर बने, आत्मिक रूप से स्ट्रांग बने, सशक्त एवं शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। केवल तभी दुनिया से दुख कम होंगे। कहां लिखा है कि समाज में व्याप्त बुरी आर्थिक और सामाजिक दिशाएं दुखों का कारण है? रूल नंबर 2 बाहर की बात। बी, मनुष्य का अपने चरित्र परिवर्तन करने से इनकार। एब्सोल्युटली ट्रू। क्या लिखा है पहली लाइन में? जब तक कि मनुष्य का स्वभाव ना बदले। पॉइंट नंबर 2, समस्या का एकमात्र समाधान है कि मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए, वरना उसकी आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती रहेंगी और दुख हमेशा लगे रहेंगे, और भौतिक सहायता कितनी भी कर लो, कोई आराम नहीं आएगा। सी, उसके समाज से भौतिक और सांसारिक सहायता की अनुपस्थिति। अच्छा, क्या समाज में भौतिक यानी फिजिकल और सांसारिक सहायता नहीं है इसलिए इंसान दुखी है? लेकिन परिच्छेद तो कुछ और कह रहा है। परिच्छेद कहता है कि भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा पूर्णतः दुख को दूर ना कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। तो फिर लास्ट लाइन, हाफ रूल, आखिरी 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ शरण स्थल में बदल दें, हम धरती को अस्पतालों से भर दें, परंतु स्ट्रक्चर वर्ड के बाद वाली लाइन जरूरी है। स्ट्रक्चर वर्ड, जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तन नहीं होगा, मानवीय दुख लगातार अनवरत बने रहेंगे। तो क्या है दुख का कारण? क्या है दुख का कारण? वो कहता है कितनी भी भौतिक सहायता कर दो, कोई पूर्णतः दूर नहीं करेगा दुख। एकमात्र सॉल्यूशन है मानव को विशुद्ध करो, शुद्ध बनाओ। लास्ट लाइन कहती है हाफ रूल प्लस स्ट्रक्चर वर्ड, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तन ना हो, अपना कैरेक्टर जब तक चेंज नहीं करोगे, दुख बने रहेंगे। तो क्या गलत है ऑप्शन नंबर बी? क्यों बने हुए हैं दुख लगातार अनवरत? मनुष्य परिवर्तन नहीं कर रहा ना अपने चरित्र में, विशुद्ध नहीं बन रहा है। डी, परिवर्तनशील सामाजिक संरचना, यानी बहुत ही तेजी से बदलता हुआ समाज और इसके कारण लगातार बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताएं। ये कहां लिखा है परिच्छेद में, कहां लिखा है पैसेज में कि क्योंकि समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनशील है, इस कारण इंसान की भौतिक आवश्यकताएं बढ़ रही हैं? आप माने या ना माने बेटा, कहीं ना कहीं आपने इसको अपने मन से बात बना ली।
आपने डी अपने मन से अज्यूम किया है, क्योंकि समाज, ये आपने अपना कॉमन सेंस यूज किया कि कहीं ना कहीं समाज बदल रहा है। हम कहते हैं ना रोज अपनी लाइफ में कि टाइम चेंज हो रहा है और इसीलिए लोग लालची बनते जा रहे हैं। आपने वही लॉजिक लगा दिया रोजमर्रा की बातों का, चाची और ताई वाली बातों का, कि अरे आजकल के बच्चे तो बड़े लालची हैं, समाज बदल रहा है, आप चाची ताई बन गए। आपने वही कर दिया कि समाज में परिवर्तन आ रहा है और इसी कारण जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो चाचियों और मेरी प्यारी ताइयों, डी कहां लिखा है? रूल नंबर 2, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। हाँ, देखा देखा, खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर हम ज्यादा ना सोचें, अगर ओवर थिंकिंग ना करें तो उत्तर मिल जाता है। आई टोल्ड यू, प्रॉब्लम यही है कि उत्तर कहीं ना कहीं पैसेज में है। आपके अंदर वो हेजिटेशन है कि ये यूपीएससी है तो इतना इजी नहीं हो सकता, लेकिन पीबीक्यू इजी होता है। द पॉइंट इज कि आईबीक्यू में शक करो तो समझ में आता है, लेकिन पीबीक्यू में शक करने की क्या जरूरत है? और लोग कहते हैं महिलाएं शक्की होती हैं, तो पुरुष कोई कम है? पीबीक्यू में शक करने की क्या जरूरत है? अरे साफ साफ परिच्छेद बोल रहा है, ये देखिए। अरे डबल रूल का फायदा उठाइए। हाफ लाइन, हाफ रूल यानी आखिरी की 3 लाइनें जरूरी है। स्ट्रक्चर वर्ड मतलब परंतु के बाद वाली लाइन जरूरी है। डबल रूल लग रहा है। जब तक मनुष्य का चरित्र ना परिवर्तन हो, मानवीय दुख लगातार बने रहेंगे। तो क्या कारण है दुखों का? अपने चरित्र को चेंज करने से इनकार, साफ सी बात। सिंपल, काम खत्म। लेकिन नहीं, हम सोचते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे। सोचना है, लेकिन पीबीक्यू में नहीं सोचना है, बस ध्यान से आंसर को देखना है। ठीक है? हाँ, ये होता है। ये सारे बच्चे हर बैच में मुझसे बोलते हैं ये बात कि जब डिस्कस होता है आंसर, तब लगता है ये क्या हो गया, हमने गलत कैसे कर दिया, ये तो बड़ा आसान था। लेकिन सॉल्व करते टाइम तो कुछ और ही फीलिंग आती है। ये सबके साथ होता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। इट्स ओके, कोई बात। वी आर लर्निंग, हम सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। आप अभी किशोर हैं, आप अभी पुरुष नहीं हैं, आप अभी छोटे बच्चे हैं। तो इससे पहले कि टीचर डांट लगाए, अगले क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, पैसेज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब एक और क्वेश्चन इसी पैसेज पे आधारित है, लेकिन क्वेश्चन देने से पहले एक और बात आपको साफ साफ ईमानदारी से बता दूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन 80% बच्चे इसको गलत करते हैं, हर बैच में गलत करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओवर थिंकिंग। आप ट्राई करें। सेम पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। जब हम कहते हैं किसी ने धारणा बनाई है, तो इसका मतलब है किसी ने अनुमान लगाया है। धारणा का मतलब हमेशा अनुमान। तो मेरी एक बात याद रखिए, अगर, वेरी गुड, अगर कभी किसी प्रश्न में आपको स्टेटमेंट्स दिए हो, यानी धारणाएं दी हो, और उसके बाद क्वेश्चन कहता है कौन सी धारणा सही और कौन सी धारणा अवैध है, तो वो हमेशा बेटा आईबीक्यू कहलाएगा। वेरी गुड। इसके साथ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से 2 धारणाएं हैं, आपने बताना है कौन सी वैध है और कौन सी नहीं है। वैध का मतलब उचित, सही, प्रासंगिक। एक बार पैसेज देख लें। धर्मार्थ का मतलब जो पूजा पाठ का केंद्र है, जैसे धर्मशाला, मंदिर, अनाथालय, इस तरह की चीजें। एक बार ध्यान से सोचें फिर से। जो पैसेज कह रहा है उसका निष्कर्ष निकालना है। अपने मन से कुछ मत बनाइए। परिच्छेद का लॉजिक तो समझिए, वो कहना क्या चाहता है। कोई बात, वो मैंने देख लिया।
बेटा पैसेज देखने के लिए थोड़ी लेट हो गई है, जल्दी से एक बार देख लो। अब क्या करूं? पोल ही गायब हो गया। पोल ही गायब हो गया। अब कैसे पता चलेगा मुझे किसने सही दिया था किसने गलत दिया? एक बार फिर से पोल कर लेते हैं। इस बार कम टाइम देंगे, ठीक है? बस 10 सेकेंड। एक बार जल्दी से फिर से पोल कर दीजिए। पोल मेरा खो गया। आंसर देख लिया तभी तो सबके इतने अच्छे आंसर आ गए। 91% बच्चे कहते हैं डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 बी सी और 1% ए। देखिए यहाँ पे इशू ये है ना कि आंसर देना इज नॉट द मेन थिंग। आंसर सही हो तो भी क्या, बहुत से बच्चे उसके बाद भी कन्विंस नहीं होंगे कि क्यों ये सही आंसर है, बिकॉज यहाँ मेन चीज ये है कि क्यों ये सही आंसर है। हाँ, जैसे आप बताए, पहले 28 या 23% बच्चों ने कहा था, चोरी पकड़ी गई, पोल खोल दी किसी ने। पहले 28 या 23% बच्चों ने कहा था और अब 91%। वाह 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 वाह, ईमानदारी की पराकाष्ठा। हाँ, टीचर से चालाकी। अच्छा कोई नहीं, वो तो होता रहता है। मेन चीज ये है कि इसका उत्तर डी है। ये दोनों ही पूर्व धारणाएं गलत हैं। मेन बात ये है कि दोनों पूर्व धारणाएं गलत क्यों है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। चलो, ये सब तो लगा रहता है सही गलत, मेन बात है कि क्यों गलत है ये दोनों। आइए देखते हैं। पहली वाली क्या बोलती है? कहती है लेखक मानवीय दुखों के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब किसी चीज को खत्म करना, उसको खत्म करना, एंड करना, फिनिश करना, उसको हल करना, इसमें भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है। ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। परिच्छेद के स्कोप से बाहर। कब लिखा है परिच्छेद में कि आप सांसारिक और भौतिक सहायता को महत्व दे रहे हो? उल्टी बात है। ये तो कहता है भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा दुखों को पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। अर्थात ए तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तो अगर ए इलॉजिकल है तो एज पर एलिमिनेशन ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता। अब तो बी और डी बचा, तो बी देख लेते हैं। एग्जैक्टली बी, धर्मार्थ आवास, धर्मशालाएं, अस्पताल आदि मानव दुखों को एक बड़ी सीमा तक दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको किसने बताया? गरीब का कल्याण करा जाए, किसने बताया? मेरा मार्गदर्शन करिए। अस्पताल और धर्मार्थ आवास मनुष्य के दुखों को बड़ी मात्रा तक दूर करेंगे, ऐसा आपके दिल में आई बात? परिच्छेद में तो कहीं नहीं लिखी थी कि बड़ी मात्रा में दूर करेंगे। परिच्छेद तो कुछ और ही कह रहा था। हम देश के प्रत्येक घरों को धर्मार्थ शरण स्थलों से भर दें, अस्पतालों से भर दें। परंतु स्ट्रक्चर वर्ड रूल नंबर 4, जब तक चरित्र परिवर्तन नहीं होगा तब तक मानवीय दुख लगातार बने रहेंगे। अभी एक शब्द कितना भयानक है, अनवरत, लगातार। यानी अगर आप कितने भी अस्पताल या धर्मार्थ स्थल बना लो, बिल्कुल आराम नहीं आएगा दुखों में, बिल्कुल मनुष्य की सहायता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये खुद कह रहा है लगातार बने रहेंगे। ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है, अनवरत। जब मैं कहती हूं बेटा पूरा पूरा पैसेज बार बार मत पढ़ो, लेकिन रूल्स जहां जहां पर है उनको आप बार बार पढ़ सकते हो। तो रूल नंबर हाफ कहता है पैसेज की 2.5-3 आखिरी की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बोल रहा है, इसका तो एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। अनवरत बने रहेंगे, अनवरत यानी लगातार, नॉन स्टॉप। अगर अगर अस्पतालों और इन स्थलों के बाद भी नॉन स्टॉप बने रहेंगे तो आपको किसने ये बात बोल दी जी? आपके दिल में कहां से ये भावना जाग गई कि ये सारे अस्पताल वगैरह एक बड़ी मात्रा में दूर कर सकेंगे? परिच्छेद तो कहता है लगातार बने रहेंगे। लगातार का मतलब 1% भी कमी नहीं आएगी, यानी ये भी गलत है ना। रूल नंबर 2, आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज, अर्थात डी इज द राइट ऑप्शन। ना ए सही ना बी सही। एग्जैक्टली, परिच्छेद ही कह रहा है
भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा पूर्णतः दूर नहीं कर सकती। परिच्छेद ही कह रहा है कि आप अस्पतालों से भर दो, स्थलों से भर दो, उसके बावजूद भी अनवरत बनी रहेंगी प्रॉब्लम्स, यानी बिल्कुल सुधार नहीं आएगा। अनलेस, परंतु जब तक इंसान अपना चरित्र ना बदले, साफ सी बात है दोनों ही गलत है ना। ठीक है, लिखवा देंगे। अब समझ आया क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर 2। कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें बहुत ही हल्की पेंसिल से करें। हल्की पेंसिल अर्थात एक लाइट पेंसिल से हल्के से अंडरलाइन कर दो। हाइलाइट वगैरह बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कई एग्जामिनर्स, इन्विजिलेटर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो टोक देते हैं कि नहीं, पेपर में मार्क्स मत बनाओ, पेपर को गंदा मत करो, ज्यादा उसमें कुछ लिखो मत, चीटिंग का डर या जो भी उनके अपने नियम होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। सो आई नेवर से कि आप हाईलाइट करो, आई नेवर से कि आप उसमें कुछ लिखो। बट हाँ, एक पतली अच्छी नुकीली पेंसिल से अंडरलाइन करना टोटली फाइन है, टोटली ओके है। काट सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बट बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं और बहुत ज्यादा नहीं, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी फिर। ए ऑप्शन क्यों गलत है? इसलिए गलत है बेटा क्योंकि इसमें लिखा है कि लेखक इंसान के दुखों को खत्म करने के लिए, उन्मूलन के लिए, खात्मे के लिए भौतिक और सांसारिक सहायता को प्राथमिक महत्व देता है। प्राथमिक यानी सबसे अधिक महत्व देता है। लेकिन परिच्छेद कुछ और कहता है, यहां मैंने हाईलाइट कर दिया कि भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें दूर नहीं कर सकेगी। तो ये तो उल्टा है परिच्छेद से, इसलिए गलत है। इज दैट फाइन? इरेज भी कर सकते हैं, बेटर स्टिल। पेंसिल से अगर आपने किया है तो यू कैन ऑल्सो इरेज इट। मैं तो अभी भी दूंगी, मेरे अभी खत्म नहीं हुए हैं, इंग्लिश में ही दूंगी जब मुझे समय मिलेगा। समझ आई बात? हाँ हाँ, इनफ है, मोर देन इनफ है। आप कह रहे हो इनफ है, आप तो बहुत ज्यादा कह रहे हो। मैं तो बच्चों से कभी कहती नहीं 10 साल के पीवाई क्यों करो, मैं कहती हूँ 5 साल के कर लो। ये भी मोर देन इनफ है, 5 साल के पीवाई क्यू। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो लेक्चर्स हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं, और अगर कुछ बातें मैं आपसे कुछ विनती करूं तो उसकी उसको पूरा कर दीजिएगा, गरीब का कल्याण कर दीजिएगा। तो इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, नेवर एवर, कभी भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, इनसिक्योर्ड होते हैं, डरते हैं आरसी कॉम्प्रिहेंशन से। बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, मॉक टेस्ट की किताबें पे किताबें खरीद रहे हैं, फाइनल एग्जाम में कुछ काम ही नहीं आया। और बाद में दुख होता है, हमने तो 150 पैसेज प्रैक्टिस किए थे। आपने प्रैक्टिस किए थे, लेकिन आपने किस सूत्र से प्रैक्टिस किए थे? आपने वो वाले पैसेजेस किए थे जो यूपीएससी के लेवल के हैं। अगर कैट के किए होते तब भी मैं मानती, चलो ठीक है कुछ किया है। लेकिन किसी भी बैंक एग्जाम, किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पैसेज का स्तर है वो ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का अलग किस्म का है लेवल। लेवल अलग है, शब्दावली बिल्कुल अलग है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है, तरकीबें बिल्कुल अलग है। मॉक टेस्ट से 0% सहायता होगी। खुद को धोखा देना है, साफ सी बात। इससे कहीं बेहतर होता कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होता या मैगजीन पढ़ ली होती। मॉक टेस्ट कभी मत करना, 0% फायदा। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ये मैं सिर्फ सीसैट आरसी की बात कर रही हूँ, सब सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। मॉक टेस्ट बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ऑप्शनल की बात करो, जीएस पेपर 1 की बात करो, प्रीलिम्स में या मेंस में, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कॉम्प्रिहेंशन के लिए कभी मॉक टेस्ट मत करो। एस्से लिखने के लिए कभी कोई किसी और का एस्से मत पढ़ो। जब किसी और का एस्से पढ़ता है बच्चा तो उसकी अपनी रचनात्मकता मर जाती है, खत्म हो जाती है, कॉपी करने लगता है वो। बस इसीलिए मना करती हूँ। और मॉक टेस्ट के लिए मना करती हूँ पैसेजेस करने को, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 100,000 भी करेंगे तो भी जीरो फायदा। बस पीवाईक्यू। अभी तो 0 आवर्स कर रही हूँ क्योंकि काम के साथ बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। 0 आवर्स टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट ऐसी अपेक्षा है कि आगे चीजें सुधरेंगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े अगले पैसेज की तरफ। चलिए, ये पैसेज देख के आप सब बहुत प्रफुल्लित होने वाले हैं। इट इज अ वेरी क्यूट पैसेज, बहुत ही प्यारा सा पैसेज है, लंबा है लेकिन बहुत प्यारा है। पढ़िए। 2013 यूपीएससी।
क्वेश्चंस? किसने कहा TBQ? वेरी गुड, इट्स अ PBQ। क्यों है ये PBQ? इसलिए है क्योंकि लेखक ने जॉन को, आपको पता है जॉन कौन है? हमें तो नहीं पता। तो इसीलिए ये क्वेश्चन के पैसेज के अंदर से उठाई हुई कोई बात है। अधिक धीमी गति से गाड़ी चलाने के लिए क्यों कहा? और अगर ये PBQ है तो इसका मतलब आंसर भी डायरेक्ट होना ही चाहिए। अपने मन से कुछ इमेजिन नहीं करिए प्लीज, जो पैसेज ने कहा वही करिए। हाँ, पैसेज देख लें एक बार। करेक्ट। सी 74%, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया, उल्लेखनीय। 21% ए, बाकी 3% बी और डी। तो बहुत ही छोटा सा था, कोई बात नहीं। सो सी इज द राइट आंसर। और इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात शायद नहीं थी, क्योंकि जॉन ने, लेखक ने जॉन को ज्यादा धीमी गति से गाड़ी चलाने के लिए क्यों कहा? PBQ है तो आंसर भी साफ साफ होगा, ऑब्वियसली होगा। तो साफ साफ सी बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे ठंड बढ़ती रही, बारिश होने लगी, जिससे कई बार सड़क देखना मुश्किल हो गया। मैंने अपने साथी जॉन को और धीमी गति से गाड़ी चलाने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि सड़क दिखना मुश्किल हो गया बारिश के कारण। साफ सी बात है। जिन्होंने ए क्लिक किया, सड़क पहाड़ी की तरफ ले जा रही थी। तो पैसेज ने ये कहा है कि इसलिए गाड़ी धीरे चलानी थी। इसके ऊपर वाली लाइन देखिए। जिन्होंने ए किया, उसके ऊपर वाली लाइन देखिए वो बच्चे, ध्यान से देखिए। क्योंकि हम पहाड़ी की ओर जाने वाली संकरी घुमावदार सड़क पर तेजी से चल रहे थे। अभी तो ये भाई साहब तेजी से चल रहे हैं, तो एकदम से क्या हो गया कि इनको लगा कि धीरे चलाना चाहिए? अगर इनको सड़क पहाड़ की तरफ जा रही थी तो इसके पहले तेजी से क्यों चल रहे थे? खुद सोचिए, कितना उल्टा है। गलत है ना? अप्रासंगिक है। बी, जॉन एक अनुभवहीन ड्राइवर था। कहां लिखा है पैसेज में कि जॉन एक अनुभवहीन ड्राइवर था? कहां लिखा है पैसेज में कि जॉन को ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं था? कहां लिखा है? जॉन के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया, बस लेखक के साथ बैठ के जा रहा है। आउट ऑफ स्कोप था, आपने अपने मन से इमेजिन कर लिया। डी, वो जंगल में थे। अच्छा ठीक है, कहां लिखा है वो जंगल में थे? हमें भी दिखाइए जरा। कहां लिखा है कि वो जंगल में थे? और चलो अगर पहाड़ियों में थे भी और संकरी सड़क पे जा भी रहे थे, तो कहाँ, मतलब ऐसा कुछ लिखा है कि वो जंगल में थे तो लेखक घबरा गए एंड स्टफ लाइक दैट? बस यही लिखा है कि सड़क देखना मुश्किल हो रहा था तो इन्होंने अपने साथी से कहा भाई गाड़ी धीरे चलाओ। साफ सी बात है। तो इसीलिए सी इसका राइट आंसर, बाकी सारे अप्रासंगिक हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जॉन अनुभवहीन है? हमें कैसे पता? कहाँ लिखा है? आप जॉन को जानते हैं?
अपने मन से कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। सेम पैसेज, सेकंड क्वेश्चन। 20 किलोमीटर चलने के बाद यात्री परेशान हो गए क्योंकि, क्यों हो गए यात्री परेशान? पहले कौन सा क्वेश्चन है ये? शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, इट्स अ पीबीक्यू। पीबीक्यू का मतलब आंसर साफ साफ पैसेज में होगा। पैसेज देख लीजिए, ध्यान से बच्चे। बेटा पैसेज देखने के लिए ना अब टाइम, अगर मैं पैसेज पे जाऊंगी तो अब पोल गायब हो जाएगा, फिर आप हंसोगे। 45% बी सही उत्तर, वेरी गुड, परफेक्ट। 29% डी, 18% सी, 8% ए। लेकिन कुछ कंफ्यूजन इसमें है, परंतु क्यों है कंफ्यूजन, सोचने वाली बात तो ये है। 20 किलोमीटर चलने के बाद यात्री परेशान हो गए क्योंकि, पीबीक्यू का मतलब क्या होता है? पीबीक्यू का मतलब होता है जिसका उत्तर परिच्छेद पे हो, परिच्छेद आधारित प्रश्न, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर साफ साफ आंखों से दिखे बिना चश्मे के। कहा पैसेज में, देखो क्या लिखा है। 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी उस शहर का कोई चिन्ह नहीं था जो मानचित्र पे अंकित था, जो मैप में लिखा हुआ था। हमें चिंता होने लगी थी। तो बताइए फिर आपने अपने बाहर से क्यों कुछ सोच लिया? साफ साफ लिखा है। रूल नंबर